आगे हमारे में तो नहीं लाइव दिखा रहा है। अच्छा हाँ आ गया, ठीक है। रेशमा आ गई हैं, ठीक है। चलो सब बच्चे आ गए हैं। आज हम लोग क्वालिटी की कुछ क्लासेस जो बची थी उसको करने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा हल्का सा हाँ ऑन कर, ये वाला ऑन करके हल्का सा। चलो ठीक है। पॉलिटी की क्लास में बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, पर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आया कि आपका जो पंचायती राज का जो पोर्शन था वो हटा दिया गया है, लेकिन पॉलिटी में वो पार्ट इंक्लूडेड है। तो अभी हम लोग पॉलिटी में जो अननेसेसरली टॉपिक को कवर कर रहे हैं उससे बेटर ये है कि हम उस पंचायती राज के डायमेंशंस को पॉलिटी के भीतर अगर कवर कर लें तो संभावना है कि जीएस में 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहां से मिल जाएं। एमपी का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन, और पॉलिटी में स्पेशली स्थानीय निकायों का जो पोर्शन है, पंचायती राज की जो बात है, अगर उसको कवर अप कर लें तो संभावना है कि आपके बहुत सारे समस्याओं का निदान मिल जाए। तो बहुत सारी चीज़ों को न करते हुए हम लोग अपने इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, और ये क्लास उसी के लिए डेडिकेटेड क्लास है। और इसमें हम लोग पंचायती राज के ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिटी में आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पंचायती राज। जगदीश भी आ गए हैं। जगदीश तो बिल्कुल बहुत बढ़िया जगदीश, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आज का टॉपिक है हमारा, पंचायती राज का स्थानीय स्वशासन की प्रणाली और कैसे स्थानीय स्वशासन की प्रणाली विकसित हुई। ब्रीफली करना चाहूंगा। स्थानीय स्वशासन, इस स्थानीय स्वशासन को हम लोग हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आए। पहला है आपका जो स्थानीय स्वशासन है, हमारा इतिहास के दृष्टि से हम लोग देखते हैं, और इतिहास में हम लोग जैसा कि देखते हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास को अगर हम खंगालें तो पंचायती राज का क्या इतिहास दिखाई पड़ता है और उसमें किस प्रकार की प्रकृति रहती है, किस प्रकार का उसका स्वशासन का प्रणाली रहती है, ये देखेंगे। दूसरा, मध्यकालीन भारत में स्थानीय शासन। तीसरा है आधुनिक भारत, और इस आधुनिक भारत को 2 पोर्शंस में देखते हैं हम लोग। एक ब्रिटिश कालीन भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या स्वरूप रहा है, और दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात में भी अगर इसको चाहें तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात में कि 1947 से 92 तक का डेवलपमेंट क्या रहा है और 92 के बाद में क्या हुआ, इस तरीके से हम स्थानीय स्वशासन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मनोज बैरागी भी आ गए हैं, सोनल आ गई हैं, ठीक है। चलो, अब ये इस स्थानीय स्वशासन को अगर हम देखें तो प्राचीन भारत बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो जाऊंगा। प्राचीन भारत से क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, लेकिन समझने की दृष्टि से हम लोग देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में जो इकाइयाँ थी वो इकाइयाँ कैसी थी। कुल प्राचीन भारत में अगर हमको इतिहास को देखते हैं तो हमने अपनी इतिहास की क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास में स्वशासन के बारे में स्पष्ट कोई धारणा पहली सभ्यता की, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसके बारे में कोई मिल नहीं पाती, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो हमारी जो जानकारी का स्रोत है वह है वैदिक काल से शुरू होता है, और वैदिक काल में कुछ इकाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। कुल 20 ग्राम
जन, और आगे ये जन जनपद में बदल जाता है और जनपद हो जाता है महाजनपद में, और महाजनपद आगे चल करके बदल जाता है मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, तो ये जो इकाइयां हैं, ग्राम की जो इकाइयां दिखाई पड़ती हैं वो यहीं पे दिखाई पड़ने लगती हैं वैदिक काल में ही। आगे चल करके स्थानीय स्वशासन का जो स्वरूप दिखाई पड़ता है वह साम्राज्य के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य में दिखाई पड़ता है। तो मौर्य साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि कौटिल्य के अंतर्गत उत्तर वैदिक काल में भी सभा होती है। सभा ग्राम संस्थाएं ही थी जो ग्राम प्रशासन के साथ न्यायालय का भी काम करती थी। मौर्य काल में भी ग्राम प्रशासन का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, स्वरूप स्पष्ट था, लेकिन यहाँ पे मेनली कैसा था शासन, एक केंद्रीकृत शासन था, अर्थात राजा यहाँ का जो शासन का था वह सबसे शीर्ष पे बैठा हुआ था राजा, और राजा के भीतर वो जो है प्रशासन आता था, जिसमें राजा कई राज्य में बटा हुआ था, 5 राज्यों में बटा हुआ था, और वह राज्यों के भीतर वो स्थानीय स्वशासन आता था। और यहाँ पर आप पाटलिपुत्र को अगर देखते हैं तो वहाँ पे शहरी स्थानीय निकाय दिखाई पड़ता है। जब आता है मेगास्थनीज आता है तो ऐसे लोगों ने वहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे जो पाटलिपुत्र का प्रशासन है वो समितियों में बटा हुआ था। तो ये एक प्रकार का स्थानीय स्वशासन ही था। तो यहाँ पर आपको पहली बार मौर्य साम्राज्य में ये सारी चीजें दिखाई पड़ती हैं। मौर्य साम्राज्य के साथ में दक्षिण में भी एक परंपरा रही है स्थानीय स्वशासन की, जिसमें आप देखते हैं कि पल्लव काल में स्थानीय शासन रहता है, और पल्लव काल की यह परंपरा आगे चोल काल में होती है। और चोल काल की में जो स्थानीय स्वशासन होता है, वहाँ स्थानीय स्वशासन में गांव में एक सभा बनती है, और सभा के माध्यम से कई समितियां बनती हैं, जिसको तोट्टावार्यम, एन्नावार्यम, पुन्नावार्यम, ये सब सारी चीजें कही जाती हैं। तो दक्षिण भारत में सबसे ग्राम प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी उसको ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई को ही ग्राम शासन कहा जाता था। ये आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो सीधे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा समृद्ध परंपरा कहाँ पे थी स्थानीय स्वशासन की, तो चोल काल में थी। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें आएंगी। अगर आप इतिहास को थोड़ा सा देख लोगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम, और उसके बाद में कुर्रम, है ना। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीजों को आप देख लीजिए। गांव, इसके बाद में बड़ी इकाई थी कुर्रम, नाडु, वलनाडु, इस तरीके की इकाइयां यहां पर दिखाई पड़ती हैं। तो ये दक्षिण भारत में उत्तर भारत के समानांतर 9वीं शताब्दी में चोल का स्थानीय प्रशासन दिखाई पड़ता है, और ये स्थानीय प्रशासन की परंपरा यहाँ पे बहुत मजबूत रूप से दिखाई पड़ती है, जहाँ पर जो गांव सभाएं होती थी, गांव सभा को पूरा अधिकार होता था। ये लोग अपने रेवेन्यूज भी कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू एक कलेक्ट होता था, रेवेन्यू के बाद में अपनी योजनाएं बनाते थे। और इनके साथ में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो यहाँ पे चुनाव होता था वो जनतांत्रिक आधार पे चुनाव किया जाता था। सब लोग इकट्ठा होकर के एक पर्ची निकालते थे, और पर्ची में जिसका नाम आता था वह वहाँ का समिति का सदस्य बन जाता था। ठीक है, दूसरी बात ये थी यहाँ के स्थानीय निकायों की, कि ये स्थानीय निकाय में जो जनप्रतिनिधि चुने जाते थे उनके लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया था। योग्यताएं क्या थी? 35 से 70 वर्ष का आदमी होना चाहिए, वेद पाठी होना चाहिए, 1.5 एकड़ 1.5 बेली भूमि का स्वामी होना चाहिए, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। इस तरीके से तमाम योग्यताएं रखी गई थी। अयोग्यताएं भी दी थी कि वह उस चरित्रहीन नहीं हो, उस पर चोरी का कोई आरोप नहीं लगा, ऐसा व्यक्ति वहां पे स्थानीय ग्राम स्वशासन का सदस्य नहीं बन सकता है। इसके साथ में तमाम जैसे तालाब समिति थी, सड़क समिति थी, इस तरीके से जो कानून और व्यवस्था के लिए समितियां बनाई गई थी, और ये अपना समितियां अपने अपने जिम्मेदारी से कार्य किया करती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर भारत में एक परंपरा दिखाई पड़ती है जो वैदिक काल से चली आ रही है। मौर्य काल में थोड़ा सा और क्लियरिटी आती है, और आगे दामोदरपुर एक ताम्रपत्र अभिलेख है, तो दामोदरपुर ताम्र अभिलेख में यहाँ पर एक मजबूत चीजें दिखाई पड़ती हैं, है ना।
तो ये सारी चीजें हैं। इसी के समानांतर दक्षिण में भी प्राचीन भारत में, दक्षिण में भारत में भी, प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो एक अच्छी परंपरा दिखाई पड़ती है स्थानीय स्वशासन की। तो ये बातें हैं, यहाँ पे हम लोगों ने प्राचीन भारत में स्थानीय स्वशासन के बीज को देख लिया। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन भारत में या सल्तनत कालीन में क्या था। तो सल्तनत कालीन में मध्यकाल के अगर सल्तनत काल को देखें तो शासन में, इस शासन में तुर्कों के आगमन के साथ ग्रामीण प्रशासन में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे परंपरा प्राचीन काल की चली आ रही थी वैसा ही कमोवेश ग्रामीण प्रशासन चलता रहा। उसके बाद में कई भारत में आने वाले कई तुर्क शहरी योद्धा थे, इनका कार्य साम्राज्य की स्थापना करना था। अतः ग्राम प्रशासन पे यहाँ पर अगर हम मध्यकाल में देख लें तो मध्यकाल को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल काल। तो दिल्ली सल्तनत में भी कोई पहले से चली आ रही परंपरा ही एक लाइन में इसको कर दीजिए, पहले से चली आ रही परंपरा। दूसरा हो गया मुगल काल में। मुगल काल में भी पहले कुछ स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था का उपयोग अपने शासन को मजबूत करने के लिए किया, थोड़ा सा बहुत इसमें मजबूतियां आई। उसके बाद में आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। मुगल काल का जब पतन होता है तो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है, और ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के प्रारंभिक दौर में जहां उनका उद्देश्य था कि हम लोग व्यापार करें, वाणिज्य करें और यहाँ से लूट करके धन करके ले जाएं, लेकिन जैसे ही उनकी सत्ता की मजबूती आती है यहाँ पर उनके लिए एक व्यवस्था की स्थापना करना महत्वपूर्ण हो गया। अतः ठीक है, स्थानीय यहाँ पर दिखाई पड़ने लगे। 1850 से ग्रामों की स्वायत्तता और स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की निरंतरता लगभग समाप्त हो गई। अर्थात 1850 के बाद में ये एक मेजर चेंजेस आया। तो अगर देखें हम लोग ब्रिटिश शासन को, तो ब्रिटिश शासन में भी कई चरण दिखाई पड़ते हैं। अगर आपको पता ही होगा कि 1764 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी के युद्ध के पश्चात में यहाँ पे उनकी चीजें मजबूत हो जाती हैं। तो एक प्रकार से पहला जो चरण था, इसको 3 चरणों में अगर हम देख लें ब्रिटिश शासन को, तो पहला चरण जो है 1682 के आसपास से 1687 से लेकर के 1882 तक का टाइम पीरियड को एक चरण के रूप में देख लेते हैं। 1882 से लेकर के 1892 के दूसरे चरण के रूप में देख लेते हैं। 1919 का एक आता है, 1919, और 1919 से लेकर के 1947, इस 3 चरणों में ब्रिटिश शासन में स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ। 1687 को डेट क्यों चुना गया? क्योंकि इसी समय में 1687 के समय में क्राउन की अनुमति से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास काउंसिल को मद्रास काउंसिल को मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में गठित किया। तो एक इंपॉर्टेंट डेट यह है कि यहां पर मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन होता है। कॉर्पोरेशन का गठन, मद्रास म्यूनिसिपल का कॉर्पोरेशन का हो जाता है गठन। तो यहां से पहली चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं जो सितंबर 1688 में अस्तित्व में आई। इसके बाद में इसी चरण में 1726 में कलकत्ता और मुंबई में क्या होता है, कलकत्ता और मुंबई में पुनः मद्रास में नगर पालिका के गठन के लिए दूसरा म्यूनिसिपल चार्टर गठित होता है। इस तरीके से ये बातें चलती रहती हैं। 1870 में पहली बार क्या होता है कि लॉर्ड मेयो ने सत्ता के, यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड। लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड लिख लीजिए, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इन ब्रीफ। लॉर्ड मेयो ने 1870 में सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की। अठारह में
यहाँ पर उन्होंने काउंसिल में प्रस्ताव पारित करवाया और फिर उसके बाद में आगे चल करके एक शाही आयोग बना था, शाही विकेंद्रीकरण आयोग बना था 1907 में। तो वह भी स्थानीय, यहां पे देख लेते हैं, शाही आयोग का गठन, ये चीजें भी आपको याद रखनी है कि कब गठन हुआ था, शाही आयोग का गठन कब हुआ था, शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद में 1916 के आसपास में मद्रास में ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना की मांग सबसे पहले 1916 में गांधी जी ने मांग रखी। 1916 में गांधी जी द्वारा मांग स्थानीय स्वशासन की दिशा में। तो ये कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स आपको नोट करते चलना है। इसके बाद में जब गांधी जी आ जाते हैं तो गांधी जी का जो विजन होता है वह ग्राम स्वराज को लेकर के होता है, और ग्राम स्वराज के लिए आगे 1944 में एक श्रीमन थे, गांधीवादी थे, जिन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रीमन ने ही गांधीवादी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 1946 का ये था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 1946 में ये सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद में आप देखते हैं कि भारत धीरे धीरे आजाद होता, आजादी की जब लड़ाइयां चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, उसी समय में एक क्लियर कट विजन बनने लगा था। चूंकि 1915 से लेकर के 1947 तक जो आंदोलन चला था वह गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, और ये बात स्पष्ट हो गई थी कि अब जो भारत को आज़ादी मिलेगी उसमें गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती है, भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और उस संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में दो प्रकार की विचारधाराएं उदय होता है, जिसमें से एक भूमिका जो गांधीवादी थे वह लोग स्वराज के साथ में ही क्या चाहते थे, ग्राम स्वराज की बात करना चाहते थे, और दूसरे लोग थे अंबेडकरवादी, अंबेडकर थे। ये जो ग्राम स्वराज है वह विकेंद्रीकरण पर आधारित होना चाहिए, अर्थात केंद्रीकरण, दो शासन की दो पद्धतियां हैं भाई, इसको समझ लो। एक ये मॉडल है जो केंद्रीकरण पे आधारित होता है, दूसरा होता है विकेंद्रीकरण पे आधारित। सब की एक स्वायत्त इकाइयां हैं और वो एक दूसरे के नीचे काम नहीं करेगा। गांव जो स्वराज होगा, गांव अपना एक स्वायत्त इकाई होंगी, वह अपने योजनाओं का निर्माण करेंगी, अपने पैसे इकट्ठा करेंगी, अपनी योजनाएं बनाएंगी और इस तरीके से अपना शासन चलाएंगी। केंद्रीकरण का मतलब यह है कि सत्ता के शीर्ष में केंद्र बैठा हुआ है, उसके नीचे राज्य है, और उसके बाद में ये स्थानीय शासन आता है और स्थानीय शासनों को शक्ति ऊपर से मिलती है। तो ये इस तरीके की अवधारणा थी। तो यहाँ पे दो प्रकार का दृष्टिकोण है। अंबेडकर जो है वह केंद्रीकरण के पक्ष में है, गांधी जो है विकेंद्रीकरण के पक्ष में है। कारण ये था, आगे चल करके आप देखते हैं कि आर्टिकल, जब संविधान का निर्माण होने लगता है तो आर्टिकल 40 में ये बात कही गई, ग्राम स्वराज की बात कही गई, ग्राम पंचायतों के संगठन के प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। उठाया नहीं गया, कहा गया कि अगर भारत को क्या करना, राज्य का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। ये बात आर्टिकल 40 में की गई। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो भाग था संविधान निर्माण के समय में डीपीएसपी में शामिल कर दिया गया, और डीपीएसपी का मतलब यह हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात वह किसी तरीके से बाध्यकारी नहीं होगा, वह क्या होगा, एक प्रकार का नीति निर्देशन करेगा कि अगर सरकार भविष्य में जब मजबूत होगी तो वह ग्राम पंचायतों के गठन के लिए उपयोगी कदम उठाएगी। ये बात कह दी गई संविधान के भाग 4 में, डीपीएसपी में। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर कोई न तो संवैधानिक बहुत मजबूत प्रावधान किया गया, न कानूनी प्रावधान किया गया, न तो उसको मूलाधिकारों में शामिल किया गया जिसके लिए राज्य को बाध्य किया जा सके। और आर्टिकल 37 सीधे कहता है
आर्टिकल 37 कहता है कि संविधान के डीपीएसपी के जो प्रावधान किए गए हैं उसको वो कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं होंगे, वह कोर्ट के लिए उसको जाया नहीं जा सकता। तो ये मामला सीधे ठंडा पड़ गया। इसका कारण क्या था ये समझ लीजिए कि अंबेडकर एक्चुअली चाहते नहीं थे कि वह केंद्रीय विकेंद्रीकरण हो, क्योंकि वो चाहते थे अगर गांवों को स्थानीय स्वशासन, गांव के स्थानीय स्वशासन को मजबूत कर दिया जाएगा तो गांव की जो स्थानीय लोग हैं, जो मजबूत जातियां हैं, उन्हीं का सत्ता में भागीदारी होगा, क्योंकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत है और वो लठैती करेंगे, और लठैती करने के कारण से जो निम्न जातियां हैं उनका उत्थान नहीं हो पाएगा। तो अंबेडकर चाहते थे कि अगर केंद्र मजबूत रहता है, ऊपर से मजबूती मिलती है, तो निम्न जातियों के उत्थान में ज्यादा मदद मिलेगी। तो इसीलिए उन्होंने केंद्रीकरण पे, आजादी के बाद में केंद्रीकरण पे बल दिया, न कि विकेंद्रीकरण पे बल दिया। लेकिन चूंकि आगे चल करके संविधान का निर्माण हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया, तो ये बात नेहरू जी को पता थी कि गांधी जी का विजन क्या था। तो जब उनको सत्ता मिली तो उन्होंने इस बात पे भी बल दिया कि भाई स्थानीय जो स्वशासन होगा, क्या होगा, स्थानीय स्वशासन पर भी बल दिया जाएगा। तो आजादी के बाद में पहली बार नेहरू ने यह महसूस किया कि यहां पर हम लोगों को क्या किया जाना चाहिए, एक प्रकार से ग्रामीण स्वशासन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो इसी के तहत में सबसे पहले अप्रैल 1949 में स्थानीय वित्त अनुसंधान समिति का गठन किया गया, और इसने 1953 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गांधी जी के ग्राम स्वराज को साकार करने के लिए। फिर क्या होता है, 20 अक्टूबर 1952 को 1952 को क्या किया गया, यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। कम्युनिटी डेवलपमेंट CDP का प्रारंभ किया गया। सबसे पहले ये स्थानीय स्वशासन की दिशा में पहला कदम उठाया गया 1992 में, 2 अक्टूबर 1992 में, जब स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। अब ये सबसे पहले, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले इटावा में एक पायलट स्टडी के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया कि भाई अगर स्थानीय स्वशासन दिया जाएगा तो पायलट प्रोजेक्ट चला करके देखते हैं। इटावा में पायलट प्रोजेक्ट चलाया कि ये कैसा होगा, इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, इसकी क्या समस्याएं होंगी, ये कैसे कार्य करेगा, इसकी क्या जरूरतें होंगी, इन सब सारी चीजों के लिए एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट किया गया, और वह एक्सपेरिमेंट इटावा से शुरू हुआ, पायलट स्टडी के रूप में प्रारंभ हुआ। पंडित नेहरू काफी इसके पक्ष में थे। उसके बाद में इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसके मूल्यांकन के लिए या इसका क्या रिजल्ट रहा, उस रिजल्ट के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। तो ये भी बात ध्यान रखने की, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है क्वेश्चन कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1956 में, 57 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो एक चीज और आता है, ये जैसे बार्स, इसको बोलते हैं बार्स, ये इंपॉर्टेंट है। बी से बलवंत राय मेहता समिति, ए से अशोक मेहता समिति, आर से राव समिति, GV के राव समिति, एस से सिंघवी समिति। ये 4 समितियां इंपॉर्टेंट हैं, और इनके क्या रिकमेंडेशन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले आई 56 में, और 57 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 24 नवंबर 1957 को सरकार के सामने इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें क्या हैं, प्रमुख सिफारिशों को देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। तो 56 में गठन हुआ, 57 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसने क्या सिफारिश दी, ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो पहली इसकी सिफारिश थी कि इस रिपोर्ट में पहली बार विकेंद्रीकरण के साथ में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को जोड़ा गया। तो पहली बार इसने कहा कि जो अब सिस्टम बनेगा वह केवल विकेंद्रीकृत नहीं होगा, विकेंद्रीकृत के साथ में लोकतांत्रिक भी होगा। अर्थात
जब आज हम लोग कहते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया जाना चाहिए, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सबसे पहले इसी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट का मानना था कि बिना प्रगति, बिना जिम्मेदारी के संभव नहीं है। अर्थात विकेंद्रीकरण का मॉडल जो था वह सत्ता की भागीदारी का मॉडल था। सत्ता की भागीदारी, है ना, वह कैसी होनी चाहिए? विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, स्थानीय लोगों से बननी चाहिए। और यह विकेंद्रीकरण कैसा होना चाहिए? जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। अब इसी में हम लोग अगर जोड़ दें तो स्थानीय जनता का, स्थानीय जनता के लिए, स्थानीय जनता द्वारा शासन। है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है विकेंद्रीकरण के संबंध में। सबसे पहले जो इस रिपोर्ट की बातें हैं वह आज भी लागू हो रही है, वह है कि इस रिपोर्ट ने कहा कि जो स्थानीय स्वशासन होगा वह त्रिस्तरीय होगा। और त्रिस्तरीय में पहले इन्होंने कहा कि जिला परिषद होगा, दूसरा में क्षेत्र परिषद, और तीसरा में ग्राम परिषद या ग्राम पंचायत या पंचायत इसको कर लो, और एक ग्राम पंचायत ऐसा कर लो। आज भी ये मॉडल लागू है। जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, उसके बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत से ग्राम सरपंचों का चुनाव होता है। तो ये बातें यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 3 स्तरीय चीजें यहाँ पे इसने रिकमेंड किया। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 1958 में, 56 में बना, 57 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, 58 में राष्ट्रीय विकास परिषद से स्वीकार कर लिया, और 59 में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में, ये ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में स्थानीय स्वशासन की ये प्रक्रिया का आरंभ हुआ। ठीक है, इसका शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता क्योंकि ये घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया कि सबसे पहले किस राज्य से ये शुरुआत हुई ग्राम पंचायतों के। इसका दूसरा राज्य कौन था? दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश वाला जो दूसरे जगह पे, पहले राजस्थान में और फिर उसके बाद में दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई, ये कई बार पूछा जाता है। तो यहां तक आपकी बात हो गई। अब हमको देखना है अशोक मेहता समिति। तो अशोक बार्स के बारे में बताया था, बार्स में बी से बलवंत राय और ए से अशोक मेहता समिति। ये क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई है। तो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 12 दिसंबर 1977 को। तो ये आपको याद रखना है कि ये आया था 1977 में। इसमें क्या किया गया? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संबंध में बातें चल रही थी, उसी के मूल्यांकन के लिए किया गया था कि उसमें संसाधन जुटाने, कमजोर वर्गों को, हितों को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में कैसे संसाधनों को बनाना है, कैसे संसाधन जुटाने हैं, इसी को मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति में सुझाव दिया गया था, जिसके आधार पे स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी, पंचायती राज के गठन की शुरुआत की गई थी। अब उसका डेवलपमेंट क्या था, उसकी क्या कमियां थी, क्या कमजोरियां थी, और उसको और कैसे मजबूत किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और अशोक मेहता समिति की गठन के पश्चात में 1977 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस समिति ने पंचायत का जो 3 स्तरीय ढांचा था बलवंत राय मेहता समिति का, उसको इसने क्या कह दिया कि ये 2 स्तरीय होना चाहिए। पहली समिति की रिपोर्ट थे, इसने कहा कि द्विस्तरीय
द्विस्तरीय होना चाहिए, दो स्तरों पे इसका गठन होना चाहिए, पहला जिला स्तर पे और दूसरा मंडल स्तर पे। तो ये एक बात कही गई थी। इसके आधार पे इसमें एक बात और कही गई थी कि इसमें कहा गया था पंचायती जो राज्य है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। तो ये 2-3 सिफारिशें हैं जिसको आपको याद रखना है। राजनीतिक, इसमें इस समिति ने कहा गया पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की भी भागीदारी होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज में राजनीतिक दलों की भागीदारी का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति ने दिया था? तो पंचायती राज में राजनीतिक दलों की भागीदारी, ये चीज देखना है। ठीक है, अब ये सब सारी चीजें चली। उसके बाद में समिति की सिफारिश के आधार पर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कई राज्यों में पंचायत अधिनियम में अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रख करके संशोधन किया गया। ये बात चलती रही। उसके बाद में ये सब सारी चीजें चलती रही। उसके बाद में GV.K. राव समिति का गठन किया गया। अब इस चीज की जो कमियां थी, कमजोरियां थी, उसको ध्यान में रखते हुए एक समिति जिसका मैंने कहा था बार्स, तो इसका पूरा नाम था GV.K. राव समिति। ठीक है, राजगोपालानी, तुम लोग तो यार बहुत पढ़े लिखे हो, सब कुछ पहले से ही पता है ना। सोनल नायक भी सब जवाब दे रही हैं। राजगोपालानी क्या करें? आंध्र प्रदेश, 60 में असम, 62 में महाराष्ट्र, 63 में गुजरात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट जवाब आ रहा है। मजा आ रहा है तुम लोगों के साथ में इंटरेक्ट करके, तुम लोग कम से कम जवाब दे रहे हो, मजा आ रहा है। तो अब इसके बाद में GV.K. राव समिति बनी और GV.K. राव ने 25 मार्च 1985 को ग्रामीण उन्मूलन से संबंधित अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अरे गिर गया भाई। ठीक है, तो ये GV.K. राव समिति बनी 1985 में आया है इसका सुझाव। और इसने सुझाव में क्या कहा कि सबसे पहले इसने 4 स्तरीय, 1, 2, 3 और ये 4 स्तरीय कहा कि ये जो कार्य संपादन के लिए जिला परिषदों को विभिन्न समितियों में गठित किया जाना चाहिए। और ये समिति कैसी होनी चाहिए? 4 स्तरीय। पहला है राज्य विकास परिषद, राज्य विकास परिषद होना चाहिए। दूसरा क्या है भाई? पहली है, उसके बाद में राज्य विकास परिषद जो शीर्ष पर होगा वह राज्य विकास परिषद होगा। फिर उसके बाद में दूसरा जिला परिषद होगा। दूसरे स्तर की जो समिति होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिला परिषद कहेंगे। तीसरी होगी मंडल पंचायत और चौथा होगा ग्राम सभा। तो ये 4 चीजें उन्होंने कहा। मंडल पंचायत की बात की और चौथा कहा ग्राम सभा। तो कार्य निष्पादन के लिए GV.K. राव जो समिति थी 1985 में जिसका रिकमेंडेशन आया, उसने कहा कि ये 4 ठीक है रेशमा मीना 4 है सर। अब लास्ट बचता है, राव के बाद में लास्ट बचता है सिंघवी समिति। सिंघवी समिति में इस समिति का गठन जून 1986 में किया। इससे ग्राम सभा को महत्व दिया गया। ग्राम संस्था को लोकतंत्र के केंद्र बिंदु के रूप में इस समिति ने क्या किया? स्थापित किया। तो 1 साल के बाद में ही संघवी समिति बन गई थी। 85 में राव और 86 में सिंघवी समिति का गठन हो गया था। इसकी कुछ सिफारिशें थी, वह सिफारिश सर ये सिलेबस से हटा दिया है क्या?
पंचायती राज भी पूछ सकता है क्या? बिल्कुल जगदीश, पंचायती राज पूछ सकता है। सिलेबस में क्लियर कट मेंशन नहीं, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते थे। और अगर आप देखोगे पंचायती राज को, तो पंचायती राज के दो पार्ट हैं, एक पंचायती राज और ग्रामीण विकास। मध्य प्रदेश का ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण विकास वाला भाग है उसमें मध्य प्रदेश की योजनाएं, उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में हम लोगों ने डिटेल क्लास करवाई दी थी, 30-40 क्लासेस हुई थी, तो वो आपके पास में है। तो अब जो बचा हुआ है पंचायती राज, तो पंचायती राज को भी अगर हम पढ़ लेते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में भी अगर पॉलिटी में से क्वेश्चन बनेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस आपका पंचायती राज से होगा। उसमें एग्जीक्यूटिव, आपको केंद्र के शासन सुशासन से क्वेश्चन बहुत कम बनने की संभावना है। पंचायती राज से जो जुड़ा हुआ है, ये दरअसल पंचायती राज जो है आपकी पॉलिटी का ही हिस्सा है, और वही पॉलिटी में हम लोग अलग तरीके से पढ़ रहे थे। अब हम अगर उसको ब्रीफ में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पंचायती राज से संभावना आपकी पॉलिटी से ज़्यादा है। तो 2 से 3 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किस्मत अच्छी रही, 5 क्वेश्चन बन गए तो आपकी बल्ले बल्ले निकल पड़ेगी। तो ये पोर्शन करके जाओ। अगर 1-2-4 घंटे आपको देना पड़े और उसमें से अगर संभावना बन जाती है 3-4 क्वेश्चन की, तो क्या बुराई है। हमने भी इतनी थोड़ी सी मेहनत कर ली, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में लगा कि अगर यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन करा दिए, 2 घंटे आपके साथ में मेहनत कर दी जाए और 2 क्वेश्चन अगर यहाँ से मिल जाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रही, 5 क्वेश्चन मिल गए तो और बढ़िया रही, क्योंकि ज़्यादातर जनता क्या कर रही है, छोड़ करके जा रही है। ये छोड़ना बिल्कुल खतरे से खाली होना हो जाएगा। तो इसको आप लोग करके जाओ, 2 घंटे की मेहनत करके जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, है ना। तो यहाँ पे उसने कुछ सारी चीजें की। स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसी समिति में कहा गया कि स्थानीय जो स्वशासन है, सिंघवी समिति का अनुशंसा थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाए। पहली चीज ये आपको ध्यान में रखना है। इसी समिति की सिफारिश थी, संवैधानिक मान्यता दिए। पंचायती राज स्तर पर चुनाव नियमित कराए जाएं, बिना किसी देरी के कराए जाएं। ओके सर, डन, बढ़िया जगदीश। मामले से निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को मध्यस्थता या बचाव के कार्य को सौंपा जाए। तो ये सारे सिंघवी समिति में आया। उसके बाद में एक बनी और समिति थी जिसको पीके थुंगन समिति कहते हैं। पीके थुंगन समिति 88 में बनी थी, ये भी ध्यान रखना। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति, ठीक है। तो पीके थुंगन समिति क्या कह रही है? पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए 88 में बनाई गई, और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर और पर्याप्त वित्तीय साधन प्रदान किए जाने की इसने सिफारिश की। तो सबसे बड़ी बात है कि ये पीके थुंगन समिति आई 1988 में। इसमें भी वही संवैधानिक, पंचायती राज को संवैधानिक संस्था का दर्जा देने की बात कही गई थी, और 1988 में आई थी सिंघवी। उसके बाद में क्या हुआ, 88 के बाद में जो भी सरकारें थी, एक सलाहकार समिति बनाई गई और इसने कानूनी दर्जा देने की बात की गई। मई 89 में राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था, इसी से इंस्पायर्ड होकर 85 से जो कि इंदिरा गांधी की पहले जवाहरलाल नेहरू का विजन रहा है, फिर इंदिरा गांधी ने कुछ इस दिशा में कार्य करने की कोशिश किया, लेकिन वो सब सफल नहीं रहा। तो 88 में 85 में सरकार आई, किसकी, राजीव गांधी की सरकार आई। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो उसके बाद चुनाव हुआ और राजीव गांधी की सरकार आई। इस सरकार में बनने के बाद में राजीव गांधी का भी सपना था ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण का। तो उन्होंने एक 64वां संविधान संशोधन बिल लेकर के आए और इसको सदन में प्रस्तुत किया। लेकिन वह बिल जो है पारित नहीं हो पाया। तो राजीव गांधी के समय में ये सपना पूरा नहीं हो सका। बीपी सिंह की सरकार आई और 90 में फिर से एक नया विधेयक लेकर के बीपी सिंह की सरकार आई। लेकिन बीपी सिंह की सरकार चूंकि अनस्टेबल थी, मेजॉरिटी उसके पास में थी नहीं,
और नया विधेयक पेश किया गया, लेकिन 90 में लोकसभा भंग कर दिए जाने के कारण संसद इसे पारित नहीं कर सकी। जब 91 में पीपी सिंह की सरकार चली गई तो उसके बाद में जल्दी जल्दी चीज़ें हुई और 91 में फिर से नई सरकार बन करके आई। उसके बाद में चंद्रशेखर जी की सरकार रही 7-8 महीने की पीपी सिंह के बाद में, फिर उसके बाद में नई सरकार गठित होकर के आई पीवी नरसिम्हा राव की, और मनमोहन सिंह उसके समय में वित्त मंत्री थे। तो वहाँ पे जब नई सरकार आई तो 16 सितंबर 1991 को संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन मनमोहन सिंह की सरकार में 1991 को पेश किया गया। ये किसकी थी? राव सरकार थी, ठीक है। राव सरकार में 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां संशोधन अधिनियम विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। दिसंबर 1991 में यह विधेयक संयुक्त संसदीय समितियों के परीक्षण के लिए पेश किया गया। 92 में इसे अंतिम रूप मिला। 91 में पेश किया गया और 1992 में इसको क्या किया गया? पास किया गया। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और 92 में इसे पास किया गया। 1 वर्ष के अंदर अधिनियम को ध्यान में रखकर सभी राज्य अपने राज्य अधिनियम में संशोधित करें, ऐसी बात की गई। तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ, और उसके बाद 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसको अनुमोदित कर दिया गया। और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की, 93 में ध्यान में रखना है, 93 में राष्ट्रपति ने इस पे साइन कर दिया। तो इसके 3 चरण हो गए। थोंगन समिति से ये बिल का रूपरेखा बननी शुरू हुई। उसके बाद में ये 64वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। फिर उसके बाद में पीपी सिंह की सरकार में भी 89 में काम किया गया। 91 में पेश हुआ था, 92 में पास हुआ, फिर 93 में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। यह ऐसा बिल था जिसमें जिसको विशेष बहुमत द्वारा तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन द्वारा इसको पास किया गया था। यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में भारतीय गणराज्य के 83वें संसद द्वारा इसमें कुछ अधिनियम पारित किए गए, और वो अधिनियम क्या थे वो देखने की आवश्यकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब अधिनियम पास कर दिया गया तो इस अधिनियम में 11वीं और 12वीं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ये आपको याद ही है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, और इसके साथ में 2 अनुसूचियां भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। ये ध्यान में रखने की 73वां 74वां संविधान संशोधन और 11वीं और 12वीं अनुसूची। अब हम लोग 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। 11वीं अनुसूची, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? फटाफट बता। वीके थुंगल, SC ST OBC महिलाओं का आरक्षण, राज गोपलानी ग्राम न्यायालय सिंघवी समिति। वेरी गुड, सब तैयार करके बैठे हो। राज गोपलानी, बढ़िया। अब यहाँ पर जो 11वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पे यह क्लियर कट प्रावधान कर दिया गया कि ये ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 29 सब्जेक्ट होंगे जिस पे वह किसी भी प्रकार से कानून बना सकता है। इसमें कुछ कृषि से संबंधित होंगे, कृषि के अंतर्गत भूमि विस्तार होगा, भूमि विकास होगा, भूमि सुधार होगा, लघु सिंचाई होगी, पशुपालन होगा, मत्स्य होंगे, सामाजिक वनोद्योग होगा, खादी होगा, ग्रामीण विकास, पेयजल, ईंधन, चारा, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विस्तार, ये सब देख लेना। पुस्तकालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार, मेले, स्वच्छता, और ये सब सारी चीजें होंगी। इस पे किसी भी प्रकार का सामुदायिक विकास के किसी भी कार्यक्रम में ग्राम पंचायतें अपना स्वयं का वो करते हुए ये कर सकती हैं। वित्त आयोग का गठन, राज्य का राज्यपाल 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ में से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अवसान पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा।
जो राज्यों द्वारा उद्ग्रहित ऐसे करों, शुल्कों, पचकारों के लिए, ऐसा सब सारी चीजें कहा गया। 73वां संशोधन में ये सब सारी, इसमें लेखाओं की संपरीक्षा की बात की गई, पंचायतों का निर्वाचन की बात की गई, संघ राज क्षेत्रों में लागू होंगे ये बात कही गई, ये सारी चीजें कही गई। ठीक है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें त्रिस्तरीय की बात की गई है। कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहां विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की एक स्तरीय व्यवस्था है, जिसमें से केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में एक स्तरीय है। यहाँ पे कहा गया, इस बिल में जब वो किया गया तो ये कहा गया था कि आप अपनी स्थानीय व्यवस्था के अनुसार जो राज्य की विधानसभाएं हैं वह अलग से सेपरेट बिल पास कर सकती हैं और उसमें कुछ संशोधन भी कर सकती हैं। तो इसी के तहत में क्या हुआ कि विभिन्न राज्यों में जो पंचायती राज संस्थाएं, जहां पर त्रिस्तरीय के स्थान पे कहीं पे एक स्तरीय, कहीं पे 2 स्तरीय है, तो एक स्तरीय वाले में से केरल है जहां पे केवल एक है ग्राम पंचायत, मात्र ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत कहाँ है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, सिक्किम में। 2 स्तरीय कहाँ पे हैं? तो ये पहला है एक स्तरीय, दूसरे में आता है 2 स्तरीय। तो 2 स्तरीय राज्य कौन से हैं? असम, उड़ीसा, कर्नाटक, हरियाणा। असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा। यहाँ पे द्विस्तरीय व्यवस्था की गई है कि पंचायत समिति होगी और ग्राम पंचायतें होंगी। ज्यादातर राज्यों में 3 स्तरीय है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। जहां में मध्य प्रदेश है अपना, वहां पे 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ये आपको पता होगा, ये अपने अनुभव से भी जानते होंगे। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तरीय हो गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, ऐसे राज्य हैं जहां पे 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 4 स्तरीय में पश्चिम बंगाल है। 3 स्तरीय में यहाँ पे ये सारी चीजें की गई हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक जनरल ओवरव्यू हो गया ग्राम पंचायतों का। अब हम लोग थोड़े से एक्सक्लूसिव मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लो। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। छुंगन समिति सिफारिश, ठीक है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू हुआ। देश के जनजातीय बहुल इलाकों को संविधान में अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया। इन अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कानून व्यवस्था को चलाने के लिए राष्ट्रीय और राज्यपाल को विधायी शक्तियां दी गई। अब क्या हुआ कि भारत के संविधान के 5वीं और 6ठी अनुसूची में भी ऐसी अनुसूचियां हैं। तो 5th और 6th जो आपका शेड्यूल है, वहाँ पर भी SC ST जो बहुल क्षेत्र हैं, जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें की गई अनुसूचियाँ हैं। देश के में पूर्वोत्तर इलाका जो जनजातीय बहुल है, वहाँ की 6वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया। तो जो 6th शेड्यूल है वह जो ST बहुल इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। अब इसी के लिए शेष भारत के लिए क्या किया गया है? द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट एक्ट 1996, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इन शॉर्ट? पेशा। पेशा आया था 1996 में, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में कानूनों का विस्तार किया जा सके। उसमें 5वीं अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र के 10 राज्य हैं। 10 राज्य में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। तो ये सारे आते हैं। पेशा कानून के दायरे में आने वाले कौन कौन से जिले हैं वो आप देख लीजिएगा। पेशा कानून 1996 में लाया गया था। मध्य प्रदेश के और ऐसे कौन से जिले हैं जो पूर्ण रूप से शामिल जिले हैं, आंशिक रूप से शामिल जिले हैं, पूर्ण रूप से शामिल 5 जिले हैं, आंशिक रूप से शामिल 15 जिले हैं। तो ये 15, 5, 20 जो है पेशा कानून के अंतर्गत आते हैं। 5 जो पूर्ण रूप से शामिल हैं वह कौन कौन से? अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, डिंडोरी और बड़वानी। ये 5 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से पेशा कानून के अंतर्गत कानून के दायरे में आते हैं। 15 ऐसे जिले हैं
जिसमें धार, खरगोन, रतलाम, बैतूल, सिवनी, बालाघाट, होशंगाबाद, शहडोल, उमरिया, श्योपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, अनूपपुर, बुरहानपुर, खंडवा, निमाड़, ये सब ऐसे हैं जहां पर पेशा कानून के अंतर्गत, तो कहां से चला गया, ठीक है, आते हैं। अब एक चीज आता है 3 स्तरीय पंचायती राज की संभावनाएं, जो एक चीज और आ जाता है कि ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पे जो ग्राम पंचायत होता है उसका मुख्य अधिकारी कौन होता है, उसका होता है सरपंच। उसके बाद में क्षेत्र पंचायत के स्तर पे प्रमुख होते हैं, और उसके बाद में जिला पंचायत स्तर पे चेयरमैन होते हैं। सबका चुनाव, जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है उसका चुनाव कैसे होता है ये आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट होता है, जनता उसको वोट दे करके सरपंच को चुनाती है। बाकी जो प्रमुख होता है और जो चेयरमैन होता है वह अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात वह मेंबर बन करके चुन के आता है और मेंबर्स जो है उसको चुनते हैं। तो पंचायती राज संबंधी जो बंद किया गया संविधान के भाग 9 में किया गया है, इसमें कुछ आर्टिकल हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। आर्टिकल 243 से लेकर के 243 से लेकर के हिंदी में अगर उसको कहा जाए 243 से लेकर के 243 क से लेकर के अण तक, इसमें पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विकास, एक चीजें और देख लो ही, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो विधेयक आया था, पंचायती राज विधेयक आया था 93 में। ठीक है, भूरिया समिति की सिफारिश, पेशा कानून, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चे सब प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मध्य प्रदेश के स्थानीय और ग्रामीण स्वशासन के बारे में, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, ये सब अपने आप अनुभवों से भी कुछ कानूनी चीजें मैंने बारीकियां बता दी हैं आपको थोड़ा सा एक बार, और जो आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा, क्योंकि पटवारी की तैयारी जब आप कर रहे थे तो उसको पहले से किया है। अब क्या करना है, जो आपके नोट्स में कुछ कंटेंट में अगर आपको जरूरत पड़ेगी डलवा दूंगा, तो उसको जो पंचायती राज से संबंधित है प्रावधान उसको आपको देख लेना है। बाकी ग्रामीण विकास जो है वो मध्य प्रदेश का ही है, और मध्य प्रदेश का क्लासेस अच्छा चला तो उसको भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। तो उम्मीद है कि यहाँ दोनों सेक्टर से मिलकर के 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इतने मिल गए तो मजे आ जाएंगे। तो ये आपको काम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जानकारी दे दी। अब क्या करना है कि पंचायतों की बैठकें कैसी होती हैं, किस गणपूर्ति प्रक्रिया क्या दी गई है, बैठक दी धारा क्या होती है, ये सब थोड़ा सा एक बार अगर चाहें तो देख लेना। किसी बैठक के लिए 7 दिन का नोटिस देना होता है, किसी बैठक के लिए 3 दिन का नोटिस। ऐसी बैठक आयोजित किए जाने का समय, स्थान और उसमें विचाराधीन विषय क्या होंगे, ये सब करना। बैठकों की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य की, कितने 3/3 संख्या की आवश्यकता होती है, इस तरीके से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां क्या होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको देख लेना है, नोट से देख लेना। 243 ए से ओ तक, वाह राजगोपालानी। तो बाकी यहां तक हो गया है आपका। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। ग्राम न्यायालय वगैरह यहाँ पे गठित की गई थी, इसमें कुछ पॉइंट्स। शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग आप लोग नोट्स के थ्रू कर लेना, एक ओवरव्यू हमने बना दिया है।
इसको पहले तो ये क्लासेस जितना मैंने पौन घंटा में बता दिया है, पहले इसके लिए 20-20 15-15 20-20 क्लासेस चलती थी और अच्छे से इसको डिटेलिंग के साथ में बताया जाता था। लेकिन अब चूंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है और इतना डिटेलिंग करने का वक्त भी नहीं है, तो एक ब्रीफ कर दिया है, इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग आप कर लेना, 2-3 घंटे और लगा देना। जब जा ही रहे हो परीक्षा देने तो 3-4 घंटा इसको दे करके जाना, क्या पता अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे तो आपकी अच्छी हो जाएंगे। मेरा काम क्या था कि आपको याद दिला देना कि यहाँ से सिलेबस हटाया गया है पर संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप गलतियां ऐसी ना करें, इसके लिए ये क्लासेस मैं लेकर के आया हूं। यहाँ पे शहरी स्थानीय निकाय की बात हो रही है, जिसको शहरी स्थानीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो शहरी स्थानीय स्वशासन के में अगर हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो वही 67 में, इसके पहले भी मैंने बताया था कि मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक संस्था, स्थानीय संस्था की स्थापना की गई थी। 93 में चार्टर्ड एक्ट के अधीन मद्रास, कलकत्ता और मुंबई तीनों महानगरों में नगर निगम स्थापित किए गए थे। तो ये 2 डेट आपको रखना है, 1687 में मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और 93 के चार्टर्ड एक्ट का। तो यहाँ से ब्रिटिश पीरियड में एक स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1864 में जबलपुर में नगर पालिका का गठन किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 1950 में नगर निगम की स्थापना की गई। तो सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में जबलपुर को आपको देखना पड़ेगा, और जबलपुर के सबसे पहले किया गया था 1864 में, और 1950 में नगर निगम की स्थापना की गई थी। वेरी गुड मद्रास। सर एडमिट कार्ड कब तक आ सकते हैं? जगदीश वैरागी। बेटा आप तो देख रहे हो सिस्टम ही ऐसा हो गया, 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आ रहा है। आपने अभी देखा है कि उसका जो एक्साइज वाला था, कांस्टेबल का जो था, उसका 2-3 दिन पहले ही आया है। तो कोई उसके लिए इंतजार मत करो, 2-3 दिन पहले भी एडमिट कार्ड आएंगे। तो ये मान के चलो कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्योंकि सरकार पे दबाव है ही है और ये चीज़ें आपकी होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सब सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार आप लोगों को देख लेना है। 12वीं अनुसूची के में 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ब के अनुसार यहाँ पर जो आपका 73वां संशोधन किया गया है, उसमें कितने विषय हैं? पहले कितने विषय थे? 29 विषय थे ग्राम पंचायतों में, और यहाँ पे कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप देख लेना कि नगर इसके अंतर्गत भूमि उपयोग का नियंत्रण, विनिमय, भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़क, पुल, घरेलू, औद्योगिक, जल प्रदाय, लोक स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, नगर वानिकी, सौगाड़ना, कांची पशुओं की हत्या, ये सब सारी चीजें दी गई हैं। और यहाँ पर 243 क से लेकर के अड़ तक था, और यहाँ पर 243 त से लेकर के और त से लेकर के त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य तक है। 243 243 अड़ से लेकर के य तक है, और फिर य के बाद में फिर अलग से शुरू हो जाता है य, क, य, ख, यहाँ से अलग से सीक्वेंसिंग शुरू हो जाती है, और ये आता है आपका य, छ तक। तो य, क से लेकर के य, छ तक इसमें प्रावधान किए गए हैं 243 के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को भी एक बार देख लीजिए। मध्य प्रदेश में नगर निगम का गठन कब हुआ, क्या हुआ? 1956 में। ये कुछ ब्रीफ संस्थाएं हैं। महाकौशल का कब गठन हुआ, क्या हुआ था, यहाँ तक आपकी बातों को मैं आज की क्लास में रख रहा हूँ, और एक मैंने ब्रीफ देने की कोशिश कर दिया। एक लंबी प्रक्रिया है,
इतना आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, कुछ कुछ चीज़ें देख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह देख लेना, काम देख लेना, समिति वगैरह का मैंने बता ही दिया, हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट बता ही दिया, 1-2 घंटे रिवाइज करके चले जाना, ठीक है। उसके बाद में कल महाशिवरात्रि है, सारे शिव भक्तों को हमारी ओर से, संस्थान की ओर से, VS एजुकेशन और वर्ल्ड विनर एकेडमी दोनों की तरफ से कोटि कोटि शुभकामनाएं, और बढ़िया से शिव का प्रसाद ग्रहण कीजिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। दूसरा काम क्या करना है कि कल की शायद प्रॉबेबल छुट्टी रहे, संडे की छुट्टी रहेगी, मंडे को आपकी मैथ की क्लासेस कुछ बची हुई हैं उसको हम लोग करा देंगे। उसके बाद में एक आध करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, ताकि हम लोग थोड़ा करंट अफेयर्स को लेट कर रहे हैं ताकि आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों उसको कंसाइज कर लिया जाए और उसको करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी दे दी जाए, मैथ की क्लासेस जाए, एक आध मिसलेनियस की क्लासेस GS में और हम लोग ले लेंगे ताकि आपका कोई डायमेंशन छूटे नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे डायमेंशंस पे हम लोगों को, देखो यार इतना आपको भी पता है कि 1 घंटे में बहुत सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे में, पर हमारे क्लास का उद्देश्य यह है कि हम सिलेबस के उन सारी चीज़ों को आप तक पहुंचा दें, आपको रिकॉल करवा दें, को ध्यान दिलवा दें कि इंपॉर्टेंट क्या है, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, पढ़ डालना है। और आप लोग इतने सचेत हमारे श्रोता हो और पढ़ने वाले हमारे सहयोगी हो कि आप कर ले जाओगे, इसकी मुझे पूरी संभावनाएं हैं भी है, उम्मीद भी है और विश्वास भी है। तो आप कर ले जाओगे। हमारा का आपसे कनेक्ट रहने का मतलब यही था कि ताकि हम आपको टाइम टू टाइम उस डायमेंशंस पे कवर अप कराते जाएं कि भाई ये देखो तुम छोड़ के जा रहे हो, ये छोड़ना नहीं, ये कर लेना है, ये डायमेंशंस देख लेना है, ये सारा काम हमारा काम है। तो ये रीजनिंग में क्या रीजनिंग रह गई है कुछ क्लास शायद सर, रीजनिंग में जो इम्पोर्टेंट था राज वो हमने करवा दिया। एक प्लान हमने करा था कि कुछ क्लासेस आपकी रिवीजन टाइप की क्लासेस कुछ क्वेश्चन बैंक में करवा दूंगा अगर से ज़रूरत पड़ती है तो, अदरवाइज उसका बाइंड अप ही हो गया है। तो ऐसा है, तो इम्पॉर्टेंट क्लास सारे आपकी करा ही दी गई हैं, कुछ चीज़ें अभी ये सब हो जाए लगेगा तो करा देंगे और बाकी चीज़ें आप लोग खुद ही प्रबुद्ध होकर ही ले जाओगे, है ना। तो यहाँ तक आज की क्लास को हम लोग रखते हैं और यहाँ से आपका क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू।